काठमांडू की गलियों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सरकार के सफाई से कहीं ज्यादा था। इस एक्शन के पीछे एक लंबा अजब सा इतिहास, लोगों की उम्मीदें और एक ऐसे व्यक्ति की छवि थी जिसने बिजली की अंधेरी रातों को रोशनी में बदल दिया था। कुलमन गिसिंग। आइए ऐसे में समझते हैं कि कैसे एक नाम अचानक देश की राजनीति के केंद्र में आ गया और अब आगे क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सब कुछ तब तेजी से बढ़ा जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाई। इसमें फैसला था जिसने युवा पीढ़ी की जली हुई उम्मीदों को चिंगारी दे दी। सड़क पर उतरने वाला ये आंदोलन सिर्फ एक ऐप खुलवाओ का विरोध नहीं था। ये भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी और राजनीतिक तंत्र से जुड़ी असंतुष्टि का विस्फोट था। युवा, जिन्हें मीडिया में जेन ज़ी कहा गया, उनके आक्रोश ने बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर चाल ढाल बदल दी। प्रदर्शन हिंसक हुए, कई जगह टकराव हुआ और राजधानी में दंगे की स्थिति पैदा हो गई। इसी असर के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तक दे दिया और एक ऐसा मोड़ जिसने देश को अचानक अस्थिरता की कगार पर ला खड़ा किया। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि कुलमन गिसिंग आखिर कौन है और क्यों उनकी छवि एक समाधानकर्ता के रूप में उभर कर सामने आ रही है। अब गिसिंग का नाम बिजली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उन्होंने नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी NEA में लंबे समय तक काम किया है। 2016 में प्रबंधन निर्देशक बने और लोड शेयरिंग यानी लगातार बिजली कटौती की समस्या खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। उन दिनों नेपाल के कई हिस्सों में रोज 12 से 18 घंटों तक बिजली कटती थी। गिसिंग ने नीतियों, आयात नियम और परियोजना तेजी से आगे बढ़ाकर इस संकट को कम किया और उनकी जनता की नज़र में उनकी छवि दिल से काम करने वाले प्रशासक की बन गई। इन्हीं कारणों से जब उन्हें सरकार ने 24 मार्च 2025 को प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पद से हटा दिया, तब ये कदम आम नागरिकों और कई राजनीतिक वर्गों में विवाद और नाराजगी पैदा कर गया। गिसिंग की शैक्षणिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो ये भी दिलचस्प है। इन्होंने भारत के जमशेदपुर के क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाद में पावर सिस्टम में उच्च शिक्षा ली। ये तकनीकी प्रशासनिक अनुभव ही था जिसने उन्हें जनता के बीच भरोसेमंद बना दिया। लोग उन्हें इस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो परिणाम दे सकता है, न कि सिर्फ भाषण। जब ओली सरकार ने गिसिंग को हटाया तब उनकी जगह हितेंद्र देव शाक्य को नियुक्त किया गया था। तो ये कदम कई लोगों को राजनीतिक हिसाब किताब के तौर पर लगा, यानी परिणाम देने वाले को खत्म करके सत्ता के अपने हित को साधे जा रहे हैं। सोशल मीडिया, नागरिक समूह और विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई की तीखी आलोचना की और कहा कि यह कदम जनता के हित में नहीं बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया। काठमांडू की जनता में गिसिंग के प्रति जो भावना थी वह तभी से मजबूत थी, इसलिए उनके बर्खास्तगी के बाद सड़क पर नाराजगी दिखी और ये नाराजगी आगे चलकर एक बड़े आंदोलन की जड़ भी बन गई। फिर आया वो दौर जब युवा नेताओं और सेना के बीच बातचीत ने देश की दिशा तय करने की भी कोशिश की। शुरुआत में कई नाम सामने आए। युवाओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए उठाया क्योंकि उनका रिकॉर्ड ईमानदारी और गैर पार्टीगत छवि का था। मगर बातचीत और संवैधानिक रास्तों पर चर्चा के दौरान कुछ समूहों ने उनके नाम पर आपत्ति जताई और फिर कुलमन गिसिंग का नाम सामने आ गया, एक विकल्प के रूप में जिसे प्रवर्तक और निष्पक्ष प्रशासक माना जा रहा है। यानी जिन लोगों ने राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा खोया था वे अब प्रशासनिक क्षमता और सार्वजनिक प्रतिष्ठा वाले नामों की ओर देख रहे हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु समझने की भी जरूरत है। संवैधानिक प्रक्रिया और पारंपरिक संस्थान अभी भी मायने रखते हैं। संविधान के अनुसार नया प्रधानमंत्री या तो संसद की बहुमत वाली पार्टी का नेता होगा या फिर वह व्यक्ति होगा जिसे बहुमत समर्थन मिल सके। मगर जब सड़कें, युवा और सेना तीनों एक साथ किसी नाम पर जोर दे तो पारंपरिक रास्ते जटिल हो जाते हैं। इसलिए अंतरिम सरकार की अवधारणा उभर कर आई, एक अस्थायी व्यवस्था जो चुनाव और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बीच काम कर सके। मगर संवैधानिक खांचों के कारण इसकी कानूनी और राजनीतिक जोखिम है। किसी भी अंतरिम नेतृत्व को संसद, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष के साथ तालमेल बैठाकर रखना होगा। अब आने वाले समय में ये इसलिए और ज्यादा नाजुक रहने वाला है। अगर कुलमन गिसिंग का नाम आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित होता है तो उन्हें दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक, राजनीतिक दलों और संसद के भीतर समर्थन जुटाना और दूसरा, युवाओं और नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरना जो केवल बिजली कटौती को खत्म करने जैसे तकनीकी सफलता से काफी आगे है। आज की पीढ़ी न सिर्फ अच्छे प्रशासक चाहती है, वे पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती और सामाजिक आर्थिक अवसर की भी मांग कर रही है। अब कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि संकट अक्सर ऐसे चेहरे सामने ले आता है जो रोजमर्रा के कामों से जुड़े होते हैं और जनता का भरोसा जीत लेते हैं। कुलमन गिसिंग का नाम इसलिए चमका क्योंकि वे परिणाम दे पाए, पर क्या प्रशासनिक सफलताएं स्वचालित रूप से राजनीतिक नेतृत्व की वैश्विक जिम्मेदारियों को निभा पाएंगी? अब ये वो सवाल है जिसका जवाब अगली कुछ कड़ियों में देश में दिखेगा।
सेना और युवा नेताओं के बीच वार्ता, राष्ट्रपति के निर्णय और राजनीतिक दलों की रणनीति, इन सभी के संयोजन से आगे की राह तय होने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।